तुमको अगर ट्रेडिंग में रहना है तो ये सोच के आओ कि तुम्हारा दुकान 10 साल चलना चाहिए। हाँ, पहले 2-3 महीने में 2-5 लाख रुपए मिल गया तो मैं बोला अरे इससे अच्छा तो बिजनेस ही नहीं। 40 लाख के लॉसेस हो गए। 40 लाख तक मेरे लॉसेस। कि अगर किसी को आज 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का या 50,000 का भी लॉस है, वो उस समय क्या सोचे या किस चीज पे मेहनत करे? कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कोई चीज होती है, डिसिप्लिन कोई चीज होती है, टेक्निकल एनालिसिस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कोई चीज होती है। बहुत बार अगर आपको पता करना है कि आपका एक्चुअल ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, हाँ, तो आप पहले वीडियो गेम खेलो। ओह, इंटरेस्टिंग। एक ऐसी गोल्डन एडवाइस जो आपने बहुत पैसा खर्च करके सीखी हो, एज इन लॉसेस करके सीखी हो। एडवाइस सबके लिए यही होगी कि हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पर मिलने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही एनलाइटनिंग स्पीकर से। आई वुड नॉट से जस्ट स्पीकर, आई वुड से अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। नॉट जस्ट अ ट्रेडर, अ स्कैल्पर, अ मोमेंटम ट्रेडर, जिनको पता है मार्केट की नब्ज पकड़ते हैं वो, और किस तरीके से उन्होंने अपना सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बनाया है और कहां से स्टार्ट करके कहां पर आज वो पहुंचे हैं। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन विजय ठाकरे सर। सो थैंक यू सो मच विजय ठाकरे जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद अस, और थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग कि आप अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं और हमें सिखाने भी वाले हैं कि कैसे आपने ये पूरी जर्नी को ट्रैवल किया है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमारे चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबके लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो साबित होगा ही, उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आज यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर जर्नी, क्योंकि मैंने जब आपकी जर्नी के बारे में जाना और उसके बारे में सुना तो आई गॉट गूज़बम्प्स। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो जर्नी बहुतों के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है। सो एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी पूरी की पूरी कहां से स्टार्ट हुई, कैसे स्कैल्पिंग उसमें आई या कैसे ट्रेडिंग उसके बीच में आई, वो पूरी की पूरी जर्नी अगर आप हमें बता पाए तो। डेफिनेटली। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 2000 या फिर 20 साल पहले या 25 साल पहले इंडिया या फिर 90% जो लोगों का सिचुएशन था वो इतना अच्छा नहीं था। राइट। तो सिमिलरली मेरा भी ऐसे सिचुएशन था कि फैमिली बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे डेली वेजेस के लिए काम करके अपना लाइफ जीना पड़े, ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो मुझे याद है कि मेरी जो एक्चुअल जर्नी शुरू हुई कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे पापा ने बोल दिया कि इसके आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी हेल्थ सिचुएशन ऐसी है कि वो जॉब नहीं करते थे। अच्छा। तो जो भी करना है तो मैं और मम्मी हम मिलके कुछ ना कुछ करते थे। तो फिर मुझे एजुकेशन थोड़ा था कि मैं इतना अच्छा नहीं था एजुकेशन में, बट एजुकेशन करने की इच्छा तो थी। तो पापा ने बोल दिया कि फीस भरने के लायक भी अपने पास कुछ है नहीं अभी। Okay. तो फिर मैं न्यूज़पेपर डालना शुरू किया एट द एज ऑफ 16। सुबह 4 बजे उठ के 500-600 रुपये महीना मिलता था। तो वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर बॉय का काम किया। तो जब वो काम करना शुरू किया उसके बाद ये जानना शुरू किया कि एजुकेशन तो मे बी मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अगर पैसा ही कमाना है तो उसके लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा। फिर फैक्ट्रीज में काम करने लगा, फिर डोर टू डोर मार्केटिंग ट्राई किया। लाइक लिटरली फैक्ट्री में काम करने वाला, जो लेबर वाला जॉब, जो 50 रुपए रोज, या मैनेजर थे आप वहाँ पर? नहीं, लेबर वाला काम किया। 50 रुपए रोज मिलता था। तो उसमें हम क्या करते थे कि समझो जो अपना जो हवा भरने वाला ये होता ना, तो वो यूज करके, और एक कॉइल होती थी। अच्छा। वो कॉइल को हमको रोल करना पड़ता था। अच्छा। एक प्रॉपर मेटल इंडस्ट्री में कैसे काम करते, तो वो हमको कॉइल रोल करना पड़ता। तो समझो 100 किलो का कॉइल है, तो जो उसको टाइट करने फिर उसको ओवन में जो बेक करने के लिए डालते हैं। हाँ। तो वो वाला काम हम करते थे। तो हमको दिन का 50 रुपए मिलता था, तो उससे हम काम चला लेते थे। तो उसके बाद फिर मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू किया। अच्छा। जहाँ पे हम वो सोप बेचते थे या फिर कुछ कोई एक चाइनीज 20-25 साल पहले ये सब कुछ बहुत कॉमन चीज है। चाइनीज आइटम या फिर कोई चाइनीज प्रोडक्ट हो तो वो बेचते थे। तो दिन का जो भी कमीशन उसमें से मिलता था तो उस पर सर्वाइव करते थे। अच्छा। तो वो करने के बाद फिर बाद में 2005-06 की बात है, तो बीपीओ का बहुत बूम था, कॉल सेंटर्स का। जहाँ पे आपको एजुकेशन की सच जरूरत नहीं थी, बट आपको अगर इंग्लिश बात करना आता हो तो मेरे अंकल ने फिर मुझे एक वॉइस एंड एक्सेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके लिए उन्होंने एनरोल करवाया, और वहाँ से जो शुरुआत हुई
तो बीपीओ में ऐसा था कि आज तक तो मैंने 2-3 हजार रुपए वाला ही जॉब किया था, जब तक 2004-5 तक। हाँ। बट बीपीओ ऐसा था कि 6-7 हजार रुपए या 10 हजार रुपए महीना मिलने लगा। तो आपकी इनकम एकदम 4 गुना 5 गुना हाँ, के और आसपास। फिर वो ऐसा लगा कि अरे एसी ऑफिस में बैठ के आपको गाड़ी लेने आनी थी, फिर आपको खाना मिलता था, right. और ऊपर से 8-10 हजार रुपए सैलरी मिलता था। तो ऐसा लगता था कि यही अपना करियर है और यहीं पे अपनी लाइफ बनाएंगे। अच्छा। तो वो जब डिसाइड हो गया कि एजुकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं, आपको सिर्फ स्किल की जरूरत है, आपको बात करने आना चाहिए और सामने वाले को अगर आप कन्विंस कर पाओ तो आपका काम बन सकता है। ओके। तो वहां से बीपीओ में शुरुआत की, फिर 10,000 12,000, फिर बाकी डिफरेंट सिटीज में काम किया, नासिक में काम किया, फिर मुंबई में काम किया, पुणे में काम किया। तो वैसे एक बार पता चलने के बाद फिर धीरे धीरे एक थोड़ा पैसा भी थोड़ा थोड़ा जमा करना है, बिकॉज ये सारी सिटीज में आपने बीपीओ वाला ही काम किया। अच्छा। तो उससे फिर 15-20 हजार 25 हजार तक भी सैलरी होने लगी, बिकॉज कमीशन अच्छा मिलता था, इंसेंटिव्स अच्छे मिलते थे। ये कौन से साल की बात हुई? ये 2006-7 या 8 की बात हुई। आज से 20 साल पहले। हाँ। तो फिर जैसे 2006-7 में तो नासिक में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो मुंबई में जॉब करते थे। फिर 2008 में जब नासिक में अपॉर्चुनिटीज चालू हुए तो फिर नासिक में शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ पे जॉब करने लगा। तो थोड़ा थोड़ा ग्रो होने के बाद एक पता चला कि बीपीओ एज अ बिजनेस क्या था। हमारा फैमिली बैकग्राउंड छोटा मोटा बिजनेस ही था, तो हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे। अच्छा। आगे जाके कुछ ना कुछ करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे। तो फिर वो टाइम पे अगर आपको याद हो कि वहाँ पे डेटा एंट्री का बहुत काम होता था कि डिजिटाइजेशन ये वो। तो मैंने और मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, हमने शुरू किया, साथ में सोचा कि अपन 5-10 लोगों के साथ एक डेटा एंट्री वाला काम शुरू करते हैं। राइट। बट जैसे ही वो काम शुरू करने की कोशिश की 2-3 महीने में वो फेल हो गया, क्योंकि हमने काम तो किया बट उसका पैसा नहीं आया। अच्छा। तो ऐसे फ्रॉड्स और स्कैम भी बहुत सारे होते थे वो टाइम पे, बहुत सारे होते थे। तो उससे पता चला कि यार फेल तो हुए, बट अभी फेल हुए तो उसको इम्प्रूव करना कैसे है, तो उसको वो फाइटिंग स्पिरिट है, तो उसको वापस कैसे लाना है। तो जो भी मे बी 25-50 हजार या जो भी लाख रुपए सेविंग हुई थी मे बी 2-4 सालों में, तो वो भी चली गई। तो फिर वापस बीपीओ ज्वाइन किया, फिर समझने की कोशिश की कि हम फेल हुए तो क्यों हुए। फेल हुए इसलिए क्योंकि हम जिसके साथ काम कर रहे थे वही सही नहीं था। तो क्लाइंट कैसे ढूंढा जाता है, फिर उसको कैसे ढूंढा जाता है, उससे काम कैसे किया जाता है, तो वो मैंने सीखा। वो सीखने के बाद फिर 2011 में ऐसी सिचुएशन आई कि मैं अपने आप का खुद का बीपीओ शुरू कर सका। अच्छा। जब मुझे एक यूएस के क्लाइंट मिले, मैं उनको एज अ गॉडफादर, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, भले ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं बीपीओ नहीं करता, बट आज भी उनसे बात करता हूँ और फैमिली फ्रेंड की तरह है। तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि तुम 5 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ आप चालू करो काम और फिर आगे देखा जाएगा। तो 2011 से ये टर्न अराउंड हुआ लाइफ का, कि जहाँ पे उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और गॉड फॉरबिड भगवान की देन बोलो या फिर जो भी है, कि 2011 के बाद पहले ही 2 साल में हम 2 से 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर पाए कंपनी के लिए। तो लाइफ का एक यू टर्न हो गया। और पिछले 5-6 साल में जिंदगी में काफी बड़े चेंजेस आ गए। बहुत बड़े चेंजेस आए। आई मीन 550 रुपए दिन से तो यहाँ तक पहुंच गए थे। बट फिर धीरे धीरे जैसे 2013-14 आने लग गए, तो थोड़ा सेविंग्स वगैरह भी होने, म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला। तब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो एक यूफोरिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वहां से फिर 12-13 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और जैसे जैसे फिर आपको पता ही होगा, जब वो टाइम पे फुल साइज ब्रोकर ही थे, डिस्काउंट ब्रोकर्स तो थे नहीं। तो फुल साइज ब्रोकर्स का एक ही काम था कि जिस कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस होगा उसको कॉल किया जाए और फिर उसको पूछा जाए कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, ट्रेडिंग करना चाहोगे, जो भी। तो 2014-15 की बात है ये। और मुझे मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर आपका अकाउंट ऐसा ऐसा है, तो आप म्यूचुअल फंड में तो ऑलरेडी इन्वेस्ट करें, बट आप ट्रेडिंग या फिर हम आपको टिप्स देंगे या फिर हम आपको स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे, वो आप लो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वो टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था, ऑलरेडी 2014-15 की बात है, तो 10 साल हो गए थे बीपीओ में ऑलरेडी, और नाइट शिफ्ट करता था कंटिन्यूस। अच्छा। यूएस शिफ्ट हमारा तो होता था। पूरा टाइम आपका नाइट शिफ्ट? हाँ, मतलब हम शाम को 8 बजे उठते थे और सुबह 8 बजे सोते थे। तो वो टाइम पे खाना हम समझो रात को 2 बजे खाते थे, सुबह का डिनर समझो सुबह 6 बजे खाते थे। तो ऐसा सारा शेड्यूल था। तो हेल्थ, मैंने बोलते ना, पूरा हेल्थ का सब खराब हो चुका था। तो फिर अल्टरनेटिव ये भी सोच रहे थे कि ये हम चीज बीपीओ जो हम सोच रहे हैं ये लाइफ भर नहीं कर पाएंगे। कि समझो अगर मुझे 50 साल तक करना है
या फिर 50 की एज तक करना है, 25-50 साल, तो वो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे थे कि मैं जिम नहीं जा सकता था। अगर मैं जिम जाऊँ तो मैं फेंट हो जाता था। ओह, क्योंकि देखो क्या होता है कि दिन भर हम कितना भी सोए, हाँ, वो रात हम वाली नींद एक स्ट्रेच वाली वन स्ट्रेच हम 8 घंटा नहीं सो पाएंगे। हाँ। तो ऐसा होता था कि 2 घंटे सोए, फिर उठे, फिर खाना खाए, फिर कुछ घूम के आए, फिर वापस 2 घंटे सोए, तो ऐसे ही लाइफ चलता था। हाँ। तो इसलिए फिर सोचा कि दूसरा भी कुछ करना पड़ेगा। और जब स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सुना और उसके बारे में जाना, तो ऐसा लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। तो ये कैसे सुना और कैसे आपको पता लगा स्टॉक? तो वही बैंक ने जैसे कॉल अच्छा, किया, वो बैंक की जो कॉल आई थी वो उसी जो से ही call है, आपको आइडिया तो उधर से फिर सोचा कि अच्छा। चलो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने जब स्टॉक्स रिकमेंड किए तो थोड़ा बहुत रिटर्न आने लगा। हाँ। उसके बाद वो टाइम पे ही वीकली एक्सपायरी शुरू हुआ था। हाँ, वो टाइम पे वीकली एक्सपायरी था, तो उन्होंने बोला कि आप ये ट्राई करके देखो, आप यंग हो, आप कुछ थोड़ा ये सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न, बड़ा रिटर्न चाहिए, तो आपको ये ट्राई करो कि डेरिवेटिव्स है, हाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी होता है। और इसमें उन्होंने बोला कि ये अगर एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जो है वो 100 रुपए का 1000 रुपए भी हो सकता है, फिर 100 रुपए का 500 रुपए भी हो सकता है, तो आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। बोला यार ये तो आदमी सोचता है ना कि हम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें एक अपने को एक लिमिटेड रिटर्न मिल रहा है, लिमिटेड पैसा मिल रहा है। बट यहाँ पे ये अगर ऐसा बोल रहे हैं तो थोड़ा अपन ट्राई करके सकते हैं। तो इनिशियली ट्राई किया तो 2-5 लाख रुपए मिल गया ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, पहले 2-3 महीने में 2-5 लाख रुपए मिल गया। तो मैं बोला अरे इससे अच्छा तो बिजनेस ही नहीं, ना एम्प्लॉय रखना है ना कोई रखना है, 4 बटन दबाओ या फिर वो फोन करेंगे बताएंगे, उसमें पैसा बन जाता है। और बिगिनर्स लग कहते हैं इसको। बिजनेस लग रहा है, तो मैं तो बहुत ही हो गया। मैं बोला यार अभी बीपीओ को थोड़ा साइड में रखते हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट आप इस समय अपना बीपीओ रन कर रहे थे? हाँ, बीपीओ रन कर रहे थे। तो आपके एम्प्लॉइज भी थे? हाँ, एम्प्लॉइज। तो आपने उस पर फोकस करना थोड़ा सा कम कर दिया? अच्छा। और फिर इस पे थोड़ा फोकस शुरू कर दिया। बट जैसे बोलते हैं कि बिगिनर्स लक फेड होते जाता है, और फिर कुछ पता नहीं था ऑप्शन क्या होता है, थीटा क्या होता है, गैमा क्या होता है, कुछ कोई आइडिया नहीं, जीरो आइडिया। बस वो बोलते थे और मैं करता था। फिर अपना खुद का दिमाग लगाने शुरू कर दिया। तो जब खुद का दिमाग शुरू कर दिया तो लॉसेस हो गए। तो पहले ही साल में 5-6 लाख रुपए लॉस हो गया। तो ये शुरू में जो 2-3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपने कमाए, वो सिर्फ उनकी रिकमेंडेशन पे कमाए, उसमें आपने कुछ नहीं किया था? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था ना। फिर उसके बाद आपने खुद से पढ़ना शुरू किया? हाँ, फिर लॉसेस होने लगे तो फिर वो एक मेल ईगो होता है कि अरे अपन ने इतना दूर से यहाँ तक आए, बिजनेसेस किए, सब कुछ किया, उसमें कभी लॉस नहीं हुआ है। ये कैसे मार्केट पैसा लेके चले गया? ये कैसे मेरा पैसा लेके गया? तो मेरे को रिकवर करना है या फिर मेरे को इससे वापस चाहिए। तो वो वापस करने के चक्कर में सीखने भी लगा, मैं कोर्सेज भी करने लगा कहीं से तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा है कि आपने स्टार्टिंग में क्या सीखा, एज इन किस चीज को सीखने में आपका फोकस रहा वहाँ? हाँ, फिर पहले तो जब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना मैंने, 2016 की बात है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना, तब बिलीव ही नहीं हुआ कि अरे ऐसे कैसे होगा, ये कैंडल जाएगी तो इससे पैसा बनेगा, ये नहीं हो सकता। तो उसको बिलीव नहीं हुआ। बट जब जैसे जैसे मैं फिर मैं क्या करने लगा, मैं जब ऑफिस में रहता था तो मैं डाउ फ्यूचर्स या फिर यूएस मार्केट्स में उसके कैंडल्स देखता था, उसके चार्ट देखता था, और फिर वो स्टडी करने लगा। और उसके बाद फिर मैंने कोर्सेज भी किए जहाँ पे मैंने मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखा, फिर पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या हो गए, उसके बारे में सीखा। जब 2-4 साल हो गए, जब लॉसेस अक्यूमुलेट होते होते 40 लाख तक चले गए। 40 लाख के लॉसेस हो गए? 40 लाख तक मेरे लॉसेस। तो स्टार्टिंग में आपको 2-4-5 लाख के लॉसेस हुए थे 1-1.5 साल के बाद? वही वो जिद था कि नहीं, सीखना है, करना है। बट वो रिवेंज ट्रेडिंग करते आपका, और इस समय आप टेक्निकल या कोई डेरिवेटिव या कोई डेटा यूज कर रहे थे या नॉर्मली सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे? ट्रेडिंग कर रहे थे। नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। कभी स्टॉक ऑप्शंस ट्राई कर लेता था, कभी इंडेक्स ट्राई कर लेता था, कभी कैश मार्केट में ट्राई कर लेता था। तो एक्सपेरिमेंट में आपने 40-50 लाख रुपए गवा दिए। फिर बाद में जब ऐसा फेज आया कि काइंड ऑफ डिप्रेशन वाला फेज आया कि अब तो बस हो गया है, या फिर 1-2 रुका जाए या फिर इसमें ही कुछ बड़ा किया जाए। तो वो होते होते 2019 हो गया। 2019 तक बहुत लॉसेस हो गए, सारे एक्सपीरियंस भी कर लिया है, सब कुछ। उसके बाद पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कोई चीज़ होती है, डिसिप्लिन कोई चीज़ होती है, टेक्निकल एनालिसिस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कोई चीज़ होती है। तो ये समझते समझते 2019-20 हो गया। विजय सर, यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए बस आपको पॉज करूंगा, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40-50 लाख का लॉस कर चुके हैं या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का लॉस कर चुके हैं, और इस समय वो स्टक है।
Yes. उनको समझ में नहीं आ रहा। और जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि डिप्रेशन हो गया या Right, right. मैं स्ट्रगल कर रहा था, हाँ. उस समय आपके थॉट्स क्या थे जिसने आपको यहाँ से रिकवर करने में हेल्प करी? मेरे ख्याल से ये हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक हेल्प करेगा Right. कि अगर किसी को आज 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का या 50,000 का भी लॉस है, बराबर. वो इस समय क्या सोचे या किस चीज पे मेहनत करे राइट. आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि पहले हमको ये देखना है कि जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है. पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. देखो, मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो किसी का तो प्रॉफिट हो रहा है. कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है. ऐसा नहीं कि मार्केट में सभी पैसा खो रहे, कोई पैसा नहीं कमा रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो अगर मैं खो रहा हूँ मतलब ये मेरी गलती है. दैट इज माई मिस्टेक. इफ आई एम लूजिंग मनी दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग तो ये गलती मानने से, एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं. सबसे पहले ये चीज है कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हमको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को कि यस आई एम मेकिंग ए मिस्टेक, मैं गलती कर रहा हूँ और मैं इसको सुधारूं कैसे. तो सबसे पहले मैंने क्या शुरू किया, जब मैं सीखा और कोर्सेज किए और रिस्क मैनेजमेंट के बाद अंडरस्टैंड किया, तब ये मैं सीखा कि हमको जर्नलिंग करना पड़ेगा. अच्छा. तो मैं सबसे पहले जर्नलिंग करना शुरू किया. मैं जब जर्नलिंग करना शुरू किया तब मुझे देखा कि मैं तो हर कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ या फिर हर दूसरे कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ. एक सेटअप कोई चीज होती है कि समझो ब्रेकआउट हो गया, एक बॉक्स स्ट्रैटेजी, हम हजारों स्ट्रैटेजीज के बारे में, बट कोई तो स्ट्रैटेजी फॉलो हो पहले, कोई तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो, कोई तो एक स्ट्रक्चर होना है. जैसे हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो मैंने ये समझा कि मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है क्या? कोई कुछ नहीं, कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है. बस अपन दिख रहा है इसीलिए ले रहे हैं, या फिर कोई भाव बढ़ रहा है तो उसमें जंप कर रहे हैं अपन मन की वजह से. तो जब ये एक जर्नलिंग करने लगे तब फिर देखने लगा कि अगर मुझे कोई ट्रेड में लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ है. राइट. उसके बाद क्या हुआ है. जब ये समझने लग गए तभी चीजें चेंज होने लग गई. फिर बात आती है कि कंसिस्टेंसी. ये सोचने लगे कि अपन भी बिजनेस करते हैं, अपने पास भी एम्प्लॉइज है, हम उनको इंक्रीमेंट कितनी बार देते हैं? साल में एक ही बार देते हैं, राइट. बट इंक्रीमेंट कब देते हैं? जब वो अच्छा काम करता है. तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड कब करेगा? जब मैं अच्छा काम करूंगा. सिंपल. तो मुझे अच्छा काम करने के लिए क्या चीजें चाहिए, ये मुझे पहले सीखनी पड़ी. और जब मैं ये चीज सीखा, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था 2019 में जब मैंने शिवा सर का एक लाइव क्लास किया था. तो उन्होंने ऑफलाइन एक था पूना में, तो वहां पे मैंने जब लाइव सेशन अटेंड किया तो मैं देख रहा था कि वो हंसते खेलते बात कर रहे हैं, सबसे डिस्कस, 120 लोग बैठे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेड भी ले रहे हैं, और उसके बाद उनको प्रॉफिट हो रहा है और दिन के एंड में 1 लाख रुपए कमा लिया उन्होंने. अच्छा. तो उससे समझ में आया कि सिर्फ चार्ट देख के या फिर पैटर्न समझ के नहीं होगा. जब जो कोई इंडेक्स हम ट्रेड करे, जो कोई स्टॉक ट्रेड करे, उसका मूव करने का एक बिहेवियर है. उसका मूव करने का एक बिहेवियर. और जब मैं उसको बिहेवियर का समझूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है या फिर वाइफ है या फिर मदर है, मदर को पहले पता चल जाता है, माँ को पहले पता चल जाता है कि मेरा बेटा खुश है कि दुखी है. राइट. हम बोले या ना बोले, हम बोले से पता लग जाता है. राइट. और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमारा क्लोज दोस्त हो, हम कोई जोक बोल दे या फिर कोई सार्केस्टिक बात बोल दे, वो उसको ही पता चलेगी, सामने वालों को नहीं पता. नहीं. राइट. तो यही इसका ही बिहेवियर ये स्टॉक में होता है, ये इसका ही बिहेवियर इंडेक्स में भी होता है. अच्छा. हाँ. तो ये जब बिहेवियर समझने लग गया तब जाके चीजें चेंज हुई, और तब जाके 2020 में मैं ऐसे समझो सितंबर अक्टूबर तक मैं प्रॉफिटेबल हो गया. अच्छा. वो सारा लॉस आपने कवर कर लिया? सारा लॉस कवर कर लिया. लेकिन ये लॉस आपने 2019 के बाद से सारा का सारा, मतलब 1-1.5 साल के अंदर सारा लॉस कवर कर लिया? 2020 में समझो 3-4 महीने में मैं लॉस कवर कर पाया. बट वो लॉस इसीलिए कवर कर पाया क्योंकि ये 5 साल मैंने लॉस. क्या होता है, लोग ये आपको बहुत बार मेरे को ये सवाल आता है, जैसे मैं अभी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि आपने समझो 2 महीने में 60 लाख रुपए बना लिए. तो वो 60 लाख रुपए बने कैसे? उनको उससे मतलब है, उनको ये मतलब नहीं कि 5 साल क्या किया. राइट. वो ये भूल जाते हैं कि 5 साल मेहनत की, लॉसेस किए, सब कुछ किया, जो जर्नी थी वो वहां तक आई. उसके बाद वो डिप्रेशन झेला, वो डिप्रेशन के बाद पढ़ाई करी, उसको उससे बाहर निकले. और ऐसा नहीं था, जब मैंने शिवा सर का क्लास किया उसके बाद मैंने ये सोचा कि भैया मेरे को तो दिन का 2000 रुपए चाहिए. मैं बेसिक से एकदम बेस से शुरू करता हूँ, 2000 से फिर वो लाख रुपए तक जाएगा तब जाएगा. बट पहले तो मुझे 2000 से शुरू करना पड़ेगा. तो जब मैं 2000 से शुरू किया तो वो 2000 भी कहाँ से आया, आप जी बिजनेस पे देखते होंगे, अनिल जी बोलते थे आज के 2000.
हाँ। तो वो लॉजिक वहां से आया कि पहले मेरे को 2000 कमाना सीखना पड़ेगा। जब मैं 2000 कमाना सीख जाऊं फिर मैं 2 का 5, फिर धीरे धीरे उसको मैं ग्रो कर पाऊंगा। बट मैं यूजर को सबसे पहले, जो सारे जो लोग देख रहे हैं, मैं ये बोलूंगा कि मेरा लाइफ का सिचुएशन अलग था, क्योंकि मेरे पे डेट्स नहीं थे, तो मैं वो लॉस झेल पाया, या फिर मैं वो लॉस अपने आप को सस्टेन कर पाया। 50 लाख का खुद का कैपिटल था जो लूज हुआ कैपिटल था वो। बट सबका ये सिचुएशन नहीं है। आज हम मेरे को तो आज तक हजारों कॉल आ चुके हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, या फिर सुसाइडल थॉट्स है, या फिर बहुत सारे लोन्स ले चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले यही सबको बोलूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है या फिर स्टॉक मार्केट में आना भी है, तो पहले ऐसे ही कैपिटल यूज करो विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, जहां से आपकी नींद खराब नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, या फिर आपकी फैमिली सिचुएशन बिगाड़ी नहीं जाएगी, या फिर आपकी फैमिली सिचुएशन खराब नहीं होगी। आप वही पैसा लाओ और वही पैसे से सीखो पहले। हम ये सोचते कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर MBA बनना है, जो भी बनना है, आपको 4 साल तो पहले इनिशियली देने पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ती है पूरी। तो हम स्टॉक मार्केट से कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि डे 1 से मुझे पैसा देगा? करेक्ट। तो हम एक ब्यूटी स्टॉक मार्केट की ये है कि स्टॉक मार्केट हमको बोलता है कि भैया तू कितना फीस दे सकता है सीखने के लिए, वो पूछता है अपने को। राइट। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बट ये हम पे है कि हम कितना अमाउंट में सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। करेक्ट। तो और अभी जब हम प्रॉप डेस्क चला रहे हैं यहाँ से, तो जब हम 20-25 साल पुराने ट्रेडर से बात करते हैं, तो वो हमको यही बताते हैं कि समझो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और आपका बिजनेस है तो आपका ये थॉट होना चाहिए कि मेरा दुकान 10 साल कैसे चलेगा। राइट। ये सोच से या फिर ये अप्रोच से मुझे आना है। मुझे ये अप्रोच से नहीं आना है ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, एक्साइटमेंट है, इतना % रिटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये लाइफस्टाइल देखो, ये स्वैंकी कार देखो, ये वो जो भी चल रहा है सब कुछ। ओके, तो उससे फिर एक थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि अरे इसने इतना बड़ा कर लिया इतने कम टाइम में, तो मैं भी कर लूंगा। बट हर एक की सिचुएशन या फिर हर एक का थॉट स्टोरी अलग अलग, हाँ, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि हम हमारे लाइफ की जर्नी में कहाँ पे है। वो शाहिद कपूर ने एक बहुत अच्छा रिसेंटली एक बात की थी कि समझो 100 मीटर्स का एक ये था, सर्कल था, उसमें सबको रेस करना था। तो किसी को 50 मीटर पे खड़ा किया, किसी को 20 मीटर पीछे खड़ा किया, किसी को स्टार्टिंग लाइन से 20 मीटर पीछे खड़ा किया, और किसी को बस 80 मीटर पे खड़ा किया। तो सबने पूछा ऐसा क्यों? तो इससे ये पता चलता है कि मेरी जर्नी तो फिनिश लाइन या फिर स्टार्टिंग लाइन से के पीछे उससे शुरू हुई थी। रेस तो 100 मीटर की थी, बट मैं 150 मीटर पीछे था। राइट। और कोई 50 मीटर आगे है। राइट। तो हर एक की लाइफ, जर्नी अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग है। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, मेंटल सिचुएशन अलग है। राइट। हमको जो कंपोजर चाहिए वो कंपोजर अलग है। ट्रेडिंग में जो कंपोजर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने स्कैल्पिंग या फिर मैंने मोमेंटम ट्रेडिंग क्यों सूट हुआ मुझे, बिकॉज मैं BPO में था, मैं मल्टीटास्किंग करता था, मैं क्विक हैंड्स बोलते फास्ट कंप्यूटर पे काम कर सकता था, इसलिए मेरे को स्कैल्पिंग सूट हो गया, या फिर शॉर्ट टर्म मोमेंटम मेरे लिए सूट हो गया। मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकता, या फिर मैं होल्ड नहीं कर सकता, बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकता, या फिर बोलते ना 200-500 पॉइंट या 1000 पॉइंट वैसे मैं होल्ड नहीं कर सकता, या फिर कोई स्टॉक है तो मैं उसको राइड नहीं कर सकता। ओके। तो जो मेरे टेम्परामेंट जिसके लिए मैं सूट हुआ, मैं वो काम करता हूँ। तो आपने उसको पहचाना पहले खुद की स्टडी करके, पहले तो कि मुझे क्या चीज सूट करती है, मैं उसी चीज पे रहा। और हर ट्रेडर उसमें ही सबसे ज्यादा उलझ जाता है कि उसको यही नहीं पता चलता है कि मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है। तो कोई ऐसा रूल है आपके पास, कोई ऐसा माइंडसेट है जो हम शेयर कर सके अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ, जिससे वो डिसाइड कर पाए, उसको हेल्प मिल पाए कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल उसके लिए सूट करता है, या कौन सा टाइम फ्रेम उसके लिए सूट करता है? हाँ, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा नाइट शिफ्ट था और मैं दिन भर टाइम दे सकता था। ओके, मेरा टेम्परामेंट ऐसा था कि मैं थोड़ा शॉर्ट साइटेड हूँ, या फिर मुझे क्विक ये चाहिए, थोड़ा एक्शन चाहिए काइंड ऑफ, तो मुझे फास्ट मूविंग चीजें चाहिए। तो इसलिए मैंने ये चूज किया कि मेरे लिए स्कैल्पिंग बेटर है, या फिर मेरे लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेटर है। कुछ लोग होते हैं कि उनको कंपोजर है, या फिर बहुत शांत होते हैं। लेकिन मुझे तो आप ही बहुत शांत दिख रहे हैं, तो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि आप इतने कंपोज्ड पर्सन है एज अ ह्यूमन बीइंग, आप इतने शांत पर्सन है, जितनी देर मैं आपके साथ हूँ अभी। लेकिन फिर आपने स्कैल्पिंग ही चूज करी। हाँ, बिकॉज भले मैं नेचर से शांत हूँ, बट एग्रेशन ज्यादा है। अच्छा, वो माइंड में या फिर ट्रेडिंग के अंदर एग्रेशन ज्यादा है। तो ये बोलते ना कि बहुत बार अगर आपको पता करना है
कि आपका एक्चुअल ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, हाँ, तो आप पहले वीडियो गेम खेलो। ओह इंटरेस्टिंग। आप वीडियो गेम खेलो, आपके फ्रेंड के साथ हो या फैमिली मेंबर के साथ हो, हाँ। आप वीडियो गेम खेलो, उससे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कैसे टाइप के पर्सन हो। हाँ। भाई बिकॉज वहां पे आपके एक्चुअल इमोशन जो है वो बाहर आएंगे। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत शांत है, फिर इसने पैसा कैसे लूज कर लिया, या फिर इसका तो टेम्परामेंट इतना अच्छा है इसलिए क्यों कर लिया। और सबसे ज्यादा हम ये सुनते हैं कि जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है वो लोग जल्दी लूज कर रहे हैं, लूज कर ले। रीजन ये है कि मैं ऐसा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट जस्ट मैं अपने आप का एनालिसिस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लाइफ में हर जगह ठोकर खा के सीखा है, हाँ। ठोकर खा के सीखा है, तो बहुत बार कम बैक करना पड़ा, बहुत बार है ना, हजारों बार कम बैक करना पड़ता है, तो वो एक नेचर में आ जाता है। इसलिए स्कैल्पिंग में क्या होता है कि बार बार आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, फिर वापस एंट्री करो, फिर वापस स्टॉप लॉस लो, फिर वापस, तो ये एक नेचर में आ गया, इट बिकम्स एन, आपको इनग्रेन हो जाता है, आपका नेचर बन जाता है। बट जो लोग वेल एजुकेटेड, समझो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन्होंने बहुत ज्यादा फेलियर नहीं देखा, उन्होंने लाइफ में हमेशा एक्सेल ही किया है। राइट। बट मार्केट में क्या होता है, आपको बार बार ठोकर खानी पड़ती है। जब लॉस होता है तो उसका ईगो हर्ट होता है, उसका ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो और क्योंकि वो हमेशा सफल ही हुआ है, वो कभी असफल नहीं और हुआ है। उसकी फैमिली आसपास भी उसको कंडीशन वैसे किया गया है। राइट। देखो सर, आप हम इंडिया में देख सकते हैं, बाहर तो इतना ज्यादा नहीं होता, बट इंडिया में ये होता है कि हम रिलेटिव में जाए, जो भी असफल है या फिर जो भी सक्सेसफुल नहीं है, उससे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, उससे कोई ज्यादा बात नहीं करता, या फिर उससे ज्यादा कोई रिलेट नहीं कर पाता। रिलेटिव भी बोलेंगे ये नहीं, इसके साथ मत जाना, ये फेल हो चुका है। राइट। क्योंकि मैं सह चुका बहुत बार। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था, तब मेरे रिलेटिव बोलते थे कि नहीं इसके साथ नहीं जाना, ये फेल हुआ है। ओह, अपने बच्चों को अवॉइड करते थे इसके साथ, नहीं इसके साथ नहीं जाना क्योंकि ये फेल हुआ है। तो ये हमारे बोलते हैं ना ट्रेडिशन में, या फिर आसपास ह्यूमन साइकोलॉजी, सोसाइटी में इंग्रेन हो गया है थोड़ा सा। तो इसलिए सोसाइटी कंडीशन करती है हमको कि हमको फेल नहीं होना कभी। बट ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो हमेशा फेल करवाती है। और आप जितना मर्जी एक्सेल कर जाओ, आपको लॉसेस तो होंगे ही होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस तो कटेंगे ही कटेंगे उसके 100%। तो इसलिए ट्रेडिंग बोलते हैं कि जैसे जिम साइमंस बोलता है कि मेरा वो तो सबसे वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर है, बट वो बोलते हैं कि मेरा एज है 50.95, जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज 50.95 मेरा एज है, बस जो 0.95 है वही मेरा एज है बस। तो ये हम समझ ही नहीं पाते कि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी 50-50 है तो मेरा विन रेशियो 50% है। तो अगर मैं जीतूंगा या फिर अगर मुझे एक्सेल करना है ट्रेडिंग में, तो किस चीज पे काम करना है? रिस्क रिवॉर्ड। मैं इसी पे ही आने वाला था कि क्योंकि जब आपने स्टॉप लॉस की बात करी, हमने लॉसेस की बात करी, तो स्कैल्पिंग या फास्ट मोमेंटम वाली जो ट्रेडिंग होती है और एक स्विंग ट्रेडिंग, स्लो ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, दोनों की रिस्क मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके बारे में हम डेफिनेटली आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ही और अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है स्कैल्पिंग में और स्विंग में। डिफरेंस क्या होता है? सिंपल है, एक बस थियरी जान लेते हैं और उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिकली भी स्ट्रेटजी पे जाएंगे। तो सिंपल है कि समझो मैं फास्ट मोमेंट में फिर स्कैल्पिंग कर रहा हूं, उसमें मेरा विन रेशियो ज्यादा होगा, समझो 50% से ज्यादा होगा। समझो फॉर एग्जांपल मेरा विन रेशियो 60%, ओके, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड छोटा होगा, मतलब कि 1:2 होगा या फिर मैक्सिमम 1:3 होगा। बट जब मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ड्रॉप हो जाएगा। वाई? बिकॉज मैं स्विंग कर रहा हूँ तो मेरा सक्सेस रेट कम हो जाएगा, सक्सेस रेट कम होगा, बट मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा विन रेशियो 30% ही है, जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स है उनका विन रेशियो 30% ही है, बट वो जब राइड करते हैं जो उनका रिवॉर्ड है तो 1:5 है, 1:10 है, बहुत बड़ी रैलीज को राइड करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही हमको समझना है कि अगर मुझे पोजिशनल ट्रेडर है तो मुझे इसी हिसाब से काम करना है कि मेरा विन रेशियो इतना ही रहेगा और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड वाला जो फेवरेबल है मैं उसको उस पर काम करना है। और जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म मोमेंटम पे काम, तो मुझे एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा और मुझे रिस्क रिवॉर्ड कम भी रहा तो भी चलेगा। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपका सक्सेस रेट क्या है, आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है, और थीम वाइज भी अलग अलग रहेंगे। स्कैल्पिंग के अंदर आपका सक्सेस रेट कुछ अलग रहेगा। तो स्कैल्पिंग में एक ट्रेडर
अच्छा सक्सेस रेट की डेफिनेशन क्या है स्कैल्पिंग में? कि अच्छे सक्सेस रेशियो में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है कि आप रिस्क कैसे मैनेज, वो अपन डिस्कस Strategy में करेंगे। देखते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजी में उसमें ये होगा कि आप कैपिटल कितना एम्प्लॉय कर सकते हैं, कैपिटल कितना डिप्लॉय। फॉर एग्जांपल जो स्विंग में करता है वो कंपाउंड कर सकता है, बट जो स्कैल्पिंग में है वो कंपाउंड नहीं कर सकता। कैसे, थोड़ा सा इस पे? वो कंपाउंड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैपिटल है 5 लाख, ठीक है, उसमें से मैं डिप्लॉय समझो 50,000 करूंगा, ठीक है, ओके, तो मैं उसको स्केल करते करते 10 लाख 15 लाख तक ही कर पाऊंगा, या फिर 20 लाख 25 लाख तक ही कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे अगर मुझे समझो दिन में 3 ट्रेड लेने हैं, तो अगर मैं 50,000 का कैपिटल है तो समझो मैं 200 क्वांटिटी करूंगा, ठीक है, अगर समझो 20 लाख का कैपिटल है तो मैं 2000 क्वांटिटी करूंगा। बट उसके बियॉन्ड जब मैं जाऊंगा, स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग, उसके बियॉन्ड में जाऊंगा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो स्ट्रैटेजी उतना इफेक्टिवली मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एम-टू-एम स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। पहली बात तो साइकोलॉजी मैनेज नहीं कर पाएगी, हाँ। दूसरा वो स्लिपेजेस भी आ सकती हैं उसके स्लिपेजेस आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, और फिर वो ट्रेड मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ। इसीलिए मैं स्कैल्पिंग को एक, इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ माय बिजनेस। ओके, मेरे बिजनेसेस के अलग पार्ट हो सकते हैं, स्कैल्पिंग शुड बी ओनली वन पार्ट ऑफ माय बिजनेस, वेयर मैं ये सोचूंगा कि मेरे को मेरा डेली इनकम या फिर मेरा मंथली जो इनकम है उसके ऊपर और कुछ मुझे प्रॉफिटेबल हो जाए, और मैं साल में कुछ एक परसेंटेज ROI बना पाऊँ। इसी तक मैं स्कैल्पिंग को सोचना चाहिए। अच्छा, इट कैन नॉट बी माई ब्रेड एंड बटर ऑलवेज, कि ओके, मैं ऐसा समझो कि मैं उसमें लाइफ बना लूं, या फिर हमेशा के लिए मैं, इट्स अ वेल्थ क्रिएटिंग ऑप्शन, वो मेरे लिए वेल्थ इट्स एन इनकम जनरेटिंग ऑप्शन। हाँ, इट इज इनकम जनरेटिंग ऑप्शन, बट इट्स नॉट अ वेल्थ जनरेटिंग ऑप्शन। ओके, फिर डिफरेंस है कि समझो मेरे को महीने में लाख रुपए कमाना है तो वो ठीक है, बट मुझे वेल्थ क्रिएट करना है कि 10x 20x 30x, तो वो नहीं होगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, समझो मैं स्कैल्पिंग से अगर लाख रुपए कमा पा रहा हूँ तो उसको काइंड ऑफ पार्ट मुझे इन्वेस्टिंग या फिर वेल्थ जनरेशन में उसको लगाना पड़ेगा। और यही होता है कि सब लोग ये सोचने में कम सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस एज ए इनकम सोर्स करूं तो ठीक है, बट मैं उसको एज अ वेल्थ जनरेटर इमीडिएटली नहीं कर सकता। वेल्थ जनरेशन के लिए मुझे हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, किसी और चीज में जाना पड़ेगा जहां से मैं वेल्थ, डाइवर्सिफाई करना, सिंपली कि जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर करते हैं होते हैं, हाँ, कि डाइवर्सिफाई करना है, कि हर स्ट्रेटेजी की एक लिमिटेशन होती है, या फिर हर एक स्टॉक की हो या फिर कोई भी अपन चीज करते हैं उसकी एक लिमिटेशन होगी, उसके बाद आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो उस बेसिस पे हम, तो कितने कैपिटल से कोई एक ट्रेडर स्कैल्पिंग स्टार्ट कर सकता है? स्कैल्पिंग मैं ऐसा बोलूंगा कि उसमें इनिशियल जो टोटल कैपिटल है उसको नहीं कुछ तो 10 लाख रुपए चाहिए। ओके, टोटल कैपिटल। ओके, रीजन ये है कि स्कैल्पिंग में आपको साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। तो 1 लाख समझो, 10 लाख अगर आपका टोटल कैपिटल भी हो, उसमें से डिप्लॉय में सिर्फ 1 ही लाख करूंगा। अच्छा, या फिर मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख रुपए रखूंगा। ओके, वो 9 लाख रुपए वो बाजू में रहेंगे। तो उसके बारे में, जबकि ज्यादातर लोग 10 लाख रुपए अगर हमारे पास हैं तो बल्कि 2 लाख रुपए और उधार लेकर 12 लाख रुपए अकाउंट के अंदर डालते हैं। यस, और ये गलती होती है। हाँ, उसमें सबसे बड़ा पोजीशन का एक गलती होता है कि 10 लाख है तो पूरा का 10 लाख एक ही ट्रेड में मार देगा, राइट, तो उससे वो एम-टू-एम स्विंग सहा नहीं जाएगा। भले उसको ट्रेडिंग कितना अच्छा हो या फिर उसका एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, बट वो जब एम-टू-एम स्विंग देखेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस सामने ही दिख रहे हैं, तो वो उससे साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं हो सकता। क्योंकि ट्रेड लेते तो सीधा प्रॉफिट नहीं दे देगा, बीच में अप एंड डाउन आएगा, अप एंड डाउन आएगा। और 1-2 ट्रेड भी अगर उसके अगेंस्ट चले गए, तो अगर 10 लाख के ऊपर अगर वो, देखो लोग ये नहीं समझ पाते कि डेरिवेटिव ये ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है, ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है। ये समझो कि निफ्टी 1% मूव हुआ तो मेरा ऑप्शन कितना परसेंट मूव होगा? कभी कभी तो 100% मूव कर सकता है। अगर ऑप्शन 100% मूव हो रहा है, इंडेक्स 1% मूव हो रहा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट कितना लेवरेज्ड ऑलरेडी। राइट। तो अभी हम उस पर बात करेंगे कि पोजीशन साइजिंग एक्चुअली क्या होनी चाहिए, उस पर अपन बात करेंगे। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हुए हम ये सारी बातें करेंगे कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस कैसे लेना होता है, कौन से टाइप के ट्रेडर के लिए बेस्ट है। तो चलिए, अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। एंड एज यू डिस्कस कि ये आपकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके माइंड के अंदर। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अब हमें ये भी बताएंगे कि किस टाइप के ट्रेडर के लिए सही है, कितनी पोजीशन लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट अगर हम एक रूल भी आपको दे पाए तो परफेक्ट। तो सर सेटअप पे चलते हैं और आप हमें प्लीज बताइए कि आप क्या देखते हैं
और जो भी आप देखते हैं वो क्यों देखते हैं, एज इन एक हर ट्रेडर को एक आइडिया मिलेगा कि मुझे क्या देखना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है, कितनी क्वांटिटी, क्या रिस्क मैनेजमेंट, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, वो सारी चीजें अगर हम एंट्री के डिटेल्स में अगर डिस्कस कर पाए, ठीक है, सो विल बी तो कोई भी सेटअप सीखने से पहले हम पहले एक रिस्क मैनेजमेंट रूल या फिर रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है डेरिवेटिव्स में और खास करके ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर की गलती होती है तो पोजीशन साइजिंग। अगर वो फेल होता है तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग की वजह से फेल होता है। ओके, इसी वजह से नहीं कि उसको ट्रेडिंग ही नहीं आती या फिर उसको उसका ट्रेड ही हमेशा गलत होता है, उसकी वजह से नहीं। सबसे ज्यादा अगर सबसे बड़ा लॉस होगा तो पोजीशन साइजिंग की वजह से होगा। तो जनरली अभी हमने मार्केट में देखा है कि दो चीजें, एक ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के लिए एनएससी ने या फिर रेगुलेटर ने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट रूल बना के रखा है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए। अच्छा, बट ऑप्शन बाइंग के लिए कोई रेगुलेशन नहीं। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इलैबोरेट करेंगे आप, कैसे बना के रखा है? फॉर एग्जांपल, अगर ये हमने आज का समझो निफ्टी का कॉल है, राइट, ये 25,000 का निफ्टी का कॉल है, ठीक ओके। है। अगर मुझे ये सेल करना है, हाँ, तो मुझे मार्जिन कितना लग रहा है? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, बराबर। हाँ, मुझे बाय करना है तो कितना मार्जिन लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 16,000, राइट। तो डिफरेंस कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, 10 गुना से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो क्या हो रहा है कि अगर तुमको एक लॉट सेल भी करना है तो तुमको 2 लाख रुपए तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए, क्योंकि उसका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस में जा सकता है। बट बायर के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। 20,000 रुपीज का जितना का मार्जिन की कॉस्ट है, जितना प्रीमियम की वैल्यू है, सिर्फ उतना चार्ज करेगा। तो सेलर ऑलरेडी ये सोच के आ रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए सिर्फ एक लॉट के लिए लगने वाले हैं। यस, बट बायर ये सोच के आ रहा है कि मैं तो 2 लाख में कितना भी मार सकता हूँ। हाँ, कम से कम 10-12 लॉट तो मार ही सकता है वो इसके अंदर। अगर अपन एग्जांपल इधर देखे कि समझो मैंने 10 लॉट लिए, 10 लॉट में भी 1,56,000 है। हाँ, तो जैसे हमने बात की कि सबसे बड़ी जो गलती कर रहा है ऑप्शन बायर, वो पोजीशन साइजिंग की गलती कर रहा है। अच्छा, तो अगर मैं एज ए ऑप्शन बायर मैं ऑप्शन सेलर की तरह सोचने लग गया, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो कहने का मतलब है कि मैं एक भी लॉट में ट्रेड ना करूं। अच्छा, मैं 2 लाख होने पर एक ऑप्शन में ट्रेड करूं, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का जो क्या बोलते हैं ना उसको, जो फेवरेबल कंडीशन है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि एक्सचेंज क्या बोलते हैं, फिर सेबी क्या बोल रहा है कि 93% या 92% लोग लूज करते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है सबसे पहले, अगर बिजनेस की ब्यूटी देखो सर, कि अगर मैं लॉस करना बंद कर दूं तो भी मैं 92% में आ रहा हूँ। मैं सिर्फ लॉस करना बंद कर दूं, सिर्फ लॉस करना बंद कर दूं, फिर भी मैं 92% में आ जाऊंगा। उसके ऊपर 7% में आ जाएंगे। हाँ, 7% में आ जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं 6% रिटर्न कमा पाऊँ साल भर में, मैं हर एक यूजर से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि ट्रेडिंग में आप साल भर में 6% कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते, या फिर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है पूरे साल भर में कि आप 6% नहीं कमा सकते, है कि नहीं? आप अग्री करते हो? yes, कि अगर आप सिर्फ कंपोजर के साथ ये सोचे कि साल भर मेरे को 6% कमाना है, तो आप बना सकते हो ट्रेडिंग में आराम से। तो सबसे मुश्किल कहाँ पे कि मेरे को 6% से ज्यादा बनाना, या फिर मेरे को 20%, 50%, 100, 200 जो भी हो वो परसेंट कमाना है। राइट। तो अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट कर लूं एक ऑप्शन सेलर की तरह, और मेरी एक्सपेक्टेशन, आप भी ऑप्शन सेलिंग करते सर, यस, आपका साल का एक्सपेक्टेशन कितना होता है? मेरा के आसपास कुछ भी मेरे को मिल जाए, दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर। राइट। आई मीन आई डोंट नो इफ यू माइंड और नॉट, बट आप कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 CR के आसपास। मतलब सारा हर ट्रेड में नहीं होता है, बट ब्रॉडली आपका कैपिटल है 1 CR, इसीलिए आपका एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो सबसे बड़ा रिटेल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं कैपिटल लेके आता हूँ 1 लाख, उस पे मुझे चाहिए 30%, 50%, वो भी महीने में। राइट। वो भी महीने में मुझे चाहिए 30%, 50%। क्यों? क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा मुझे। आप अगर महीने साल का कमाएंगे तो आप खुश है, आप कंफर्टेबल है, राइट। बट मैं तो 1 ही लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, 1 लाख पे अगर मुझे 50,000 मिल गए महीने पे, तब मैं खुश होऊंगा। अगर % आपने बोला कि साल भर का, तो अगर कोई रिटेल या फिर कोई बंदा, कोई भी, आप किसी से भी पूछ ले, यूजर ये मेरे से एग्री करेंगे पता नहीं, बट आप अपने आप को पूछो, अगर मैं ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ और साल का मुझे 25% मिलेगा, यानी साल का 25,000 मिलेगा, तो आप खुश होंगे? नहीं होंगे।
जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि आसपास समझो कोई भी चाय वाला हो, कोई कुछ भी बेच रहा हो या फिर जो भी है, उसको भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको 2-5 लाख का खर्चा 5 लाख के आसपास चाहिए 5 लाख का, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। मे बी वो ये सोच रहा है कि उसको महीने का 5 या 10 हजार मिलेगा, राइट। तो वो अगर सोच रहा है, और वो भी अगर हम देखेंगे कि वो भी गारंटी नहीं है या फिर कंफर्म नहीं है, और वो सुबह से लेकर शाम तक वहां पर बैठ रहा है, यस 12-12 घंटे 14 घंटे वो बैठ रहा है, तब उसको वो रिटर्न मिल रहा है। बट हम ये सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं 50,000 लेके आऊंगा, मैं लाख रुपए लेके आऊंगा और मैं पूरा डाल दूंगा, हीरो जीरो करूंगा, या फिर जो भी अमाउंट में डालूंगा उसके ऊपर मेरे को 100% रिटर्न चाहिए। ये सर आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोगों के दिल टूटेंगे, बट किसी को तो ये बात बतानी है, किसी को तो ये बात बतानी है जी। हाँ, और हम ऐसे बिजनेस में वेयर दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स ये करने में लगे कि वो एक आरओआई कैसे जनरेट करे। हाँ। जो स्मार्टेस्ट माइंड्स है, आज आप देखोगे कि आईआईटीएंस हायर कर रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ का पैकेज देने के लिए कि आप एल्गोरिथम्स बनाओ या फिर ऐसी चीजें बनाओ, सोफिस्टिकेटेड चीजें, जिससे वो पैसा बना पाए। और हम ये सोच रहे हैं कि हम वही चीज में, वही बिजनेस में जाके हम वो लाख रुपए से लाख रुपए, जहां पर आईआईटीएन महीने के 2%, 2.5%, 3% कमाए, लेकिन हम 1 लाख रुपए लगाकर महीने के 50,000 रुपए कमाए। खैर यहाँ पर कंपैरिजन हमारा आईआईटी से नहीं है, मतलब इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक एग्जांपल, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को कि देयर आर सम स्मार्टेस्ट माइंड्स जो वो काम नहीं कर पा रहे, जिससे हम कम्पीट कर रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी मार्केट से ज्यादा है, उनसे भी बहुत ज्यादा है, जिनके पास पैसा भी ज्यादा है, जिनके पास नॉलेज भी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, नेटवर्क भी ज्यादा है, नेटवर्थ भी ज्यादा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिटर्न उनसे ज्यादा रहेंगे और वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। और उसके बाद भी हमारे पास नॉलेज नहीं अभी तक, हमने तपस्या नहीं की है, सीखते भी नहीं है, हमने तपस्या भी नहीं की, हमने 4-5 साल मार्केट को दिए भी नहीं है, फिर भी हमको हमारी पहले दिन से एक्सपेक्टेशन यही रहती है। एक्सपेक्टेशन तो क्या किया जाए सर, कैसे रिटर्न जनरेट किया जाए? सबसे पहले तो यही है कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट रूल है, हमको ऑप्शन सेलर, अगर हमको ऑप्शन बाइंग में काम करना है, हमको ऑप्शन सेलर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, उसकी तरह एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी, उसकी तरह उसका रिस्क मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर एवरीडे ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, उसका जब फेवरेबल मार्केट रहेगा या कोई मार्केट कंडीशन रहेगा, उसके कोई रूल्स होंगे, तभी वो ट्रेड करेगा, तभी वो काम करेगा। करेक्ट, ठीक है, उसको भी रोज प्रॉफिट नहीं होता, और उसको जो लॉस है उसको भी पता है। देखो सर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी मार्केट में थोड़ा इनसिक्योर रहकर ट्रेड करता है या फिर थोड़ा बच के ट्रेड करता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। राइट। ऑप्शन सेलर बच के हमेशा रहता है, हमेशा बच के रहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको मालूम है कि मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। यस, राइट। बट ऑप्शन बायर ज्यादा डेयरिंग से काम करता है, बहुत ज्यादा डेयरिंग से। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचता है, डिफाइंड लॉस है, यस, इतना ही खो सकता हूं, वो इसलिए वो ज्यादा रिस्क लेता है, फिर वो ज्यादा एक्साइटमेंट से ट्रेड करता है। तो ये हमको पहले डिफरेंस ये करना पड़ेगा कि पहले मुझे ऑप्शन सेलर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, उसकी तरह रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उसकी तरह एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है। राइट। जब ये मैं 2-4 साल 5 साल कर पाऊं, तब मैं मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को या फिर ट्रेडिंग जर्नी को बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हमको सेटअप्स पे काम करना है। ठीक है, कि ऑप्शन बायर के लिए एक फेवरेबल सेटअप क्या होगा? सिंपल है, ऑप्शन बायर का पैसा कमाए, तो आप ऑप्शन बाइंग करते हैं? ऑप्शन बाइंग करते हैं। परफेक्ट। हाँ, तो सिंपल एक चीज हम अपने आप को थॉट और क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है, ऑप्शन बायर का पैसा कमाएगा जब ऑप्शन मूव होगा तभी। राइट। ऑप्शन मूव होगा मतलब क्या, कि मोमेंटम आएगा। राइट, सिंपल, करेक्ट। तो ये थॉट एक बार सेट हो गया कि क्लैरिटी है, ऑप्शन बायर अगर बनना है तो जब ऑप्शन प्राइसिंग मूव होगा तभी मुझे पैसा बनेगा। ठीक है, तो मेरे लिए क्राइटेरिया सिंपल है कि मोमेंटम चाहिए। करेक्ट। ओके, मोमेंटम के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए कि प्राइस का स्पीड शार्पली मूव होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम इंडिकेटर्स या फिर कुछ पैरामीटर्स मुझे रखने पड़ेंगे, चाहे प्राइस एक्शन के हो, इंडिकेटर के हो, किसी भी चीज को लेकर मोमेंटम पता लग जाए हमें। तो जैसे आप भी मार्केट में बहुत सालों से, ओके, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि समझो मार्केट आज हाई पे बंद हुआ, ठीक है, तो मोमेंटम है। यस, बराबर। यस। अगर मार्केट कल की रेंज में ही है तो मोमेंटम है? नहीं है, राइट। मार्केट 2 दिन से एक ही रेंज में है तो मोमेंटम है? मोमेंटम लूज हो रहा है, राइट। समझो कल मार्केट, समझो आज फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी है, निफ्टी ने 300 पॉइंट्स का मूव लिया है, ओके,
बट कल 100 पॉइंट के रेंज में है, ओके, तो तीसरे दिन आप क्या करोगे? मैं इनकी जो रेंज है उसके ब्रेकआउट होने की वेट करूंगा। सिंपल, बराबर। अच्छा, ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो मुझे इंडेक्स में बाद में देखूंगा, मैं सिर्फ ऑप्शन पे एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। आप जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑप्शन के चार्ट पे लगाते हैं, मतलब मोमेंटम जब ऑप्शन के चार्ट पे लगाए। ओके, ग्रेट। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इन द मनी ये लगाया है, ये कॉल और ये पुट, ठीक है। ये 24,800 का कॉल है, 25,000 का पुट है, ठीक है। ओके, इसके साथ मैंने क्या किया है, जैसे हमने बात की कि मोमेंटम आएगा तो कब आएगा, जब ब्रेकआउट होगा, जैसे आपने बोला कि अगर कोई डे का रेंज है वो ब्रेक होगा तब मोमेंटम आएगा, राइट। तो अभी मैंने यहाँ क्या किया है, 2-4 इंडिकेटर लगाए, 2-4 चीजें हैं जो यूजफुल है और वो हेल्पफुल भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। अच्छा, ठीक है। ओके, ये एकदम बेसिक फंडा है मार्केट का, बट बहुत इफेक्टिवली काम करता है, वो एक हो गया। उसके बाद मैंने लगाया 20 EMA और 200 EMA। ओके, और वीवैप मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन की प्राइस के ऊपर वीवैप लगाओ। हाँ, वीवैप यूज करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये चीज है 20 EMA क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, वीवैप क्यों? क्योंकि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। जैसे हम जनरली बात स्ट्रेटेजी में डिस्कस करते हैं कि वीवैप के ऊपर प्राइस होगा तो बुलिश है, बिलो होगा। हाँ, ठीक है। अभी ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ठीक है। अभी हम इंटरेस्टिंग चीज क्या देख रहे हैं कि कॉल का भी प्रीवियस डे है, पुट का भी प्रीवियस डे है, ठीक है। अभी जस्ट जनरली हम अगर चार्ट देखेंगे तो उससे हमको पता चल रहा है कि ये पुट का प्रीवियस डे है, ठीक है, ये पुट का प्रीवियस डे क्लोज है, ये पुट का प्रीवियस डे लो है, ओके। मुझे क्या करना है, ये ऑटोमेटेड इंडिकेटर है, हम डाल के ट्रेडिंग व्यू पे भी डाल देंगे। आप अगर डाल दो की इंट्राडे लेवल्स तो वो लेवल अपने आप मार्क कर देगा, ओके। एक बार ये लेवल मार्क हो गए, मुझे क्या हो गया, मुझे एक रेंज पता चल गया ऑप्शन का, ऑप्शन प्राइसिंग का एक रेंज पता चल गया। तो उससे क्या हो गया, एक बार रेंज पता चल गया तो मुझे क्या करना है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच क्या करना है कि मैंने 20 EMA लगाया, मैंने वीवैप लगाया, मैंने प्रीवियस डे हाई लगाया, प्रीवियस डे लो लगाया, प्रीवियस डे क्लोज लगाया। अगर ये दोनों के बीच में, अगर ये यहाँ पे देखे, ये 350 प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे जो लो है 240 है, मतलब 100 पॉइंट का ऑप्शन का रेंज, राइट। जब 100 पॉइंट का ऑप्शन का रेंज है तो मुझे एज अ बायर कोई मोमेंटम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का 100 पॉइंट का रेंज है, मतलब इंडेक्स का 1% के भी अंदर का रेंज है, राइट। तो जब ऐसा मैं सोच रहा हूँ तो मुझे उसमें पैसा नहीं बनेगा। मैं अगर स्कैल्पिंग भी ट्राई करूँ तो मुझे पैसा नहीं बनेगा। तो मुझे क्या करना है, अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाए तो मुझे ट्रेड लेना है, प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए तो मुझे अगेंस्ट, मतलब सी वाला कॉल वाला मुझे ट्रेड लेना है, बस। ओके, यही चीज मुझे देखनी। तो वहां पर कॉल वाला जो ऑप्शन है वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट पे जा रहा होगा। एग्जैक्टली, जब ये प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहा है, मतलब ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप ऑप्शन सेलर हो, राइट। आपका फेवरेबल टाइम कब होगा? जब ऑप्शन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो दोनों के बीच में हो, दोनों के बीच में, राइट। दोनों भी, कॉल भी पुट भी, या फिर दोनों भी प्रीवियस डे लो के नीचे होंगे, हाँ, राइट। थीटा के बहुत ज्यादा हो रहा है तो दोनों की वैल्यू कम होती जा रही है। हाँ, और एक और अच्छा इंडिकेशन क्या होगा कि दोनों भी वीवैप के नीचे है, हाँ, राइट। ये आपके लिए फेवरेबल है ऑप्शन सेलर के लिए, करेक्ट। या फिर दोनों भी 20 EMA के भी नीचे है, हाँ, बिल्कुल, राइट। तो ये सारे आप मेरे सपने वाले सिनेरियो बता रहे हैं कि जो मुझे सबसे अच्छे लगेंगे, ये सबसे अच्छे लगेंगे मुझे। ये सब बोलते हैं ना, ऑप्शन बायर के लिए सबसे खराब सिनेरियो है। तो मैंने ये आपके एंगल से सोच लिया पहले, एक ऑप्शन सेलर के एंगल से सोच लिया कि आपके लिए फेवरेबल सिनेरियो क्या होगा, मेरे लिए फेवरेबल सिनेरियो क्या होगा। तो जब मेरे को ये पता चलेगा कि आपका फेवरेबल क्या है, तो अभी मेरे को क्या सोचना है, ये जो आपके फेवरेबल है उसको छोड़ के जो मेरे लिए सबसे फेवरेबल, बाकी सब कुछ जो बचा वो आपके लिए फेवरेबल, वो मेरे लिए फेवरेबल है। तो मेरे लिए फेवरेबल क्या है, अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा वो मेरे फेवरेबल है, 20 EMA के ऊपर रहेगा वो मेरे फेवरेबल है, वीवैप के ऊपर रहेगा मेरे लिए फेवरेबल है, बस। 20 डे EMA जो हमने अप्लाई किया, ये कौन से टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे। तो ये 3 क्राइटेरिया मैंने डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा मेरे लिए, अच्छा साइन क्या होगा, जब प्राइस पहले 20 EMA के ऊपर होगा, ऊपर जाएगा। सेकंड अच्छा क्राइटेरिया क्या होगा, जब वीवैप के ऊपर होगा। और थर्ड सबसे पावरफुल क्राइटेरिया होगा जब प्रीवियस डे के हाईवे ऊपर होगा, राइट। तो क्या होता है, जैसे आप रिलेट कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ओवरनाइट वाली स्ट्रेटेजीज होती है, राइट।
तो जैसे कि कल का अगर हम सिनेरियो देख ले, कल 24,800 पे निफ्टी चिपका हुआ था, लिटरली लिटरली चिपका हुआ था। 18 पॉइंट के आसपास नीचे बंद हुआ था, पूरे दिन उसी रेंज में घूमा, पूरे दिन उसी रेंज में घूमा, तो 100 पॉइंट का रेंज था। ओके, तो जो भी ओवरनाइट स्टैडल सेल करके होगा कि चलो अगली वाली जो एक्सपायरी है 24,800 का, मैंने स्टैडल बेच दिया, तो सुबह स्टैडल खुल गया। ओके, तो स्टैडल का स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा, या फिर स्टैडल का एक लेग का एटलीस्ट एक लेग का स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा? जब मार्केट इधर शार्पली ऊपर जाएगी या शार्पली नीचे जाएगी, उसका सबसे पहला इंडिकेशन क्या होगा? जब वो ऑप्शन जो भी मैंने बेचा है वो ऑप्शन प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करेगा। करेक्ट। उसके बाद क्या होगा? एक लेग कट जाएगा, तो फिर वो पोजीशन आगे की बिल्ड करना चालू है, उससे क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग से क्या होगा? बायर को मोमेंटम मिलेगा। बस मुझे यही चीज पे काम करना है। ओके, अगर मैं एज ए ऑप्शन बायर बस ये सारी ये जो स्पेसिफिकेशंस है, ये स्पेसिफिकेशंस मेरे चार्ट पे मार्क करके बस उसी बेसिस पे काम करूं, तो मुझे लॉस कम होगा और मेरी ट्रेड्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो एट द मनी में एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट दोनों के चार्ट्स में सामने लगा कर रखो, 5 मिनट चार्ट अप्लाई करके रखो, और 20 पीरियड मूविंग एवरेज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज और वीवैप, ये मैंने अपने चार्ट पे लगा दिया सारा। तो जब मेरा जो भी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जब कभी भी वो वीवैप के ऊपर जा रहा है, 20 EMA के ऊपर जा रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर और 5 मिनट्स की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, 5 मिनट की क्लोजिंग, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आप लाइन चार्ट शायद यूज कर रहे हैं, नहीं कैंडल्स यूज कर रहे हैं, कैंडल्स यूज कर रहे हैं, 5 मिनट का क्लोजिंग। तो 5 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर जैसे ये होता है, मैं यहाँ पर अपने ऑप्शन के अंदर एंट्री कर जाऊँ, चाहे वो कॉल है या फिर वो पुट है। यस, ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन, आई मीन इसमें कुछ और भी चीज हमने देखनी है? इसमें यही कि हम स्पॉट को भी इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, स्पॉट में भी हम ये सारे इंडिकेशंस लगा दें, क्योंकि स्पॉट पहले मूव करेगा, उसके बाद ऑप्शन मूव करेगा, तो स्पॉट ही हमको ऑलरेडी इंडिकेशन देगा। जब अगर स्पॉट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रहा है, तो ऑलरेडी हमको इंडिकेशन मिलेगा कि ऑप्शन भी हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। राइट, तो तभी हमको रेडी रहना है। तो बस ये अगर हम इंडिकेशन लगा दे, उसमें हमारा सेटअप बन जाता है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा? हाँ, तो इसमें बस क्राइटेरिया हम कुछ डाल देंगे कि पोजीशन साइजिंग के वाइज, और उसके बाद स्टॉप लॉस के वाइज भी अपन डाल देंगे कि प्राइस अगर 20 EMA के ऊपर है बट प्रीवियस डे हाई के नीचे है, सो मतलब प्राइसेस 20 EMA के ऊपर चला गया लेकिन अभी भी प्रीवियस हाई के नीचे है। अच्छा, कोई एग्जांपल दिखाइए सर। हाँ, यहाँ पे जैसे चार्ट में देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल सुबह निफ्टी जब ओपन हुआ था, तो ओपन होने के बाद नीचे गया, राइट, प्रीवियस डे जो क्लोज है वहां से सपोर्ट लिया, उसने प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं किया, ऑप्शन ने अच्छा, हाँ, ऑप्शन ने प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस डे क्लोज भी ब्रेक नहीं किया उसने। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे पहला मुझे साइन पता चल जाता है कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। हाँ। क्यों? क्योंकि आज जैसे हम बोलते हैं कि द टेल इज वैगिंग द एलिफेंट, द एलिफेंट इज नॉट वैगिंग द टेल इज वैगिंग द एलिफेंट। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में पहले पोजीशन बनती है, उसके बाद इंडेक्स मूव होना चालू होता है। क्यों? क्योंकि उधर पैसा ऑप्शंस आर कंसीडर्ड टू बी द लीडिंग इंडिकेटर, उसी से हम आईवी और वो सब कुछ भी निकालते हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो इससे मुझे पहले पता चल जाता है कि प्रीवियस डे क्लोज के पीछे नहीं जा रहा है, मतलब मुझे रेडी रहना है कि मे बी मार्केट बुलिश हो सकते हैं, बट मुझे और कंफर्मेशन चाहिए। और कंफर्मेशन क्या है कि मेरा इंडेक्स जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया या फिर उधर गया, वहां से पहली बार फर्स्ट टाइम रिजेक्शन है, एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, क्लोज नहीं किया। हाँ, क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, बट ये वीवैप और 20 EMA के ऊपर है। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये इस समय क्लोज कर गया होता, हाँ, तो फिर आप क्या करते हो उस टाइम पे? हाँ, तो एग्जांपल में बताओ कि मुझे पोजीशन कैसे करना है। सबसे पहले 20 EMA और वीवैप के ऊपर गया, हाँ, ठीक है। तो अगर मैं 4 लॉट लेने वाला हूँ, तो उसमें मैं 1 या 2 ही लॉट लूंगा। अभी यहाँ पर आप ले लेते फॉर एग्जाम्पल 20 EMA के ऊपर गया, मैं 1 लॉट लूंगा। अच्छा, 20 EMA के ऊपर गया, 1 लॉट लूंगा। Oh, that is why you said position sizing is very important, कि आप उसको ट्रांचेस में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो अगर 20 EMA के ऊपर जा रहा है, मैं पहले 1 लॉट लूंगा, ओके। वीवैप के ऊपर जा रहा है, 2 लॉट लूंगा, और फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा स्विंग लो। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज जो है वो स्विंग लो है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है 212 पे, ओके। मेरा स्टॉप लॉस हो गया ये 180, ठीक है। 30-40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, बट यहाँ पे मैंने 2 ही लॉट लिए, ठीक है। बाकी के 2 लॉट मैंने रखे हैं अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो जाए कैंडल तो। राइट। तो जिस रेट पे क्लोज होगा वहां पर आप इमीडिएटली ऑर्डर पंच करेंगे। तो समझो यहाँ पे मैंने 249 पे उसको वापस बाय कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है? एक बार मैंने एंट्री कर लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस है 20 EMA या फिर वीवैप। ओके,
अगर 20 में वीवेप से ऊपर होगा, ऑब्वियसली वीवेप से ऊपर ही होगा क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तो इस केस में 20 में क्लोज बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो भी सबसे नियर बाय है प्राइस से, वो आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेरा स्टॉप लॉस होगा। सब कुछ आप क्लोजिंग बेसिस पे ही कर रहे हैं? क्लोजिंग बेसिस पे, यस। 20 में के नीचे अगर क्लोज हो गया ऑप्शन, मैं उसको एग्जिट करूंगा। और आपका अभी जो एवरेज कॉस्ट आया वो आपने पहला 212 पे लिया, दूसरा 240 पे लिया, तो मान लेते हैं कि 225 रुपए के आसपास मेरा एवरेज 25 से 30 के बीच में आपका एवरेज कॉस्ट, और प्राइस चल रहा है 250। तो मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल ही है, और उसको मैं तब तक राइड करूंगा जब तक 20 में ब्रेक नहीं होता। ओ, अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अच्छा। जब तक 20 में ब्रेक नहीं करता तब तक मैं उसको पकड़ के बैठूंगा। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है? इंट्राडे बस। तो 3:15 बजे तो आप एग्जिट कर ही जाएंगे? 100% एग्जिट करते हैं। तो उससे पहले लेकिन आपका कोई, अब मान लेते हैं अगर ये 300, अभी यहाँ पे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल अपने पास है कि जैसे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, जा रहा है, उसके बाद 20 में यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ऊपर जाता जा रहा है, राइट। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, राइड करते रहेंगे, 4 में से एक भी लॉट आपने एग्जिट नहीं किया वहां पर? एग्जिट में इसमें क्राइटेरिया रख सकता हूँ कि समझो 1:2 हो गया, या फिर 1:3 हो गया, या फिर 1:2, जो भी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मतलब देख देख के खुशी होती रहेगी, लेकिन प्रॉफिट जब तक आएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस और टारगेट स्वाद अनुसार। अच्छा, कि हमारे टेस्ट को या फिर हमारे कंपोजर को, जो क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो आप अभी ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह आपने बराबर यही दिन चूज किया और यही ऑप्शन चूज किया है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बार फेल भी होगा, या फिर इसमें ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस हैं, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि सक्सेस रेट कैसा रहता है। हाँ, तो इसलिए अगर ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है तो आप इसको 1:2 रखिए, 1:3 रखिए, या फिर जो भी आपको सूट होता है उस हिसाब से आप उसको रखिए। बट ये पावरफुल स्ट्रेटेजी इसीलिए क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई कट कर रहा है। ये प्रीवियस डे हाई कट कर रहा है, इसलिए आपको मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं कुछ तो 1:2 तो आपको मिलेगा ही इसमें। तो इसमें रोज ट्रेड मिलता है क्या? नहीं, रोज ट्रेड नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसे, जैसे मैंने आपको पूछा क्वेश्चन कि समझो 1200 पॉइंट का रेंज था, दूसरे दिन खुला 100 पॉइंट के रेंज में रह गया, तो वो तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गया, 100 पॉइंट का रेंज पे। तीसरे दिन 50 पॉइंट के रेंज रह गया, तो वो भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गया। और इसमें डीके भी हुआ ऑप्शन, राइट। तो जो प्रीवियस डे हाई वो ऊपर चला गया, राइट। क्योंकि वो तो डाउनवर्ड स्ट्रिकी हैं ऑप्शंस तो हमारे। एग्जैक्टली। तो प्रीवियस डे हाई उसका ऊपर चला गया, तो इंडेक्स को ज्यादा मूव करने का पड़ेगा, तभी ऑप्शन प्रीवियस डे हाई के ऊपर मूव करेगा। मतलब कि प्रीवियस डे हाई अगर ऑप्शन तोड़ रहा है तो इंडेक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव हो चुका होगा। करेक्ट। मे बी ऐसा भी हो चुका क्योंकि थीटा डीके के अगेंस्ट जाके वो ऑप्शन अपना हाई तोड़ रहा है। एग्जैक्टली। और वो क्या कर रहा है कि समझो उसने 2 दिन का रेंज भी ब्रेक किया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, वो ऑप्शन अगर समझो एक ही दिन एक्सपायरी के लिए बचा है, तो उसने 2 दिन का रेंज पास किया होगा, तभी तो जाके ये वाला ऑप्शन हाई के ऊपर जाएगा। करेक्ट। मतलब कि उसने ऑलरेडी मोमेंटम बहुत गेन कर लिया है, और ऑलरेडी हम पोजीशन में कब से है, जब से 20 में और वीवेप ब्रेक किया है, राइट। बट उसमें हम छोटी पोजीशन में, छोटी पोजीशन में क्यों है? क्योंकि हमको एडिशनल कंफर्मेशन नहीं मिला है, इंडेक्स से एडिशनल कंफर्मेशन या फिर ऑप्शन से एडिशनल कंफर्मेशन नहीं मिला है, जब तक वो प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं करना चाहता। करेक्ट। जब आप इसमें बस मोटा मोटी आप चार्ट ऑब्जर्व भी कर ले, तो उसमें अपने को ये पता चलेगा कि जब वो प्रीवियस डे हाई के अंदर था तब कैसे कैंडल बन रहे थे, जब हम देखेंगे कैसे कैंडल बन रहे हैं, और उसके जो ऊपर गया तो वो कैसे छप्पर फाड़ के निकल गया। और उसके अगेंस्ट विपरीत जो है पुट वाला। सर मेरी नजर उसी के ऊपर थी, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे कितनी जल्दी पैसा बन सकता है। हाँ, तो पुट ने जब प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, तो वो 240 से गिर के 117-118 रुपए के आसपास तक पहुंचा, 140 रुपए तक आ गई है, तो दैट वाज इजी मनी फॉर अ ट्रेडर लाइक मी। तो बट ये देखो कि उसके पहले वो कितने दिन, 2 दिन तक वो वही रेंज में था। यस राइट, 2 दिन में वही रेंज में था। तब जब वो उसने वो रेंज ब्रेक किया तभी वो आपको बेनिफिट दे रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपका, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? आप बोलो। तो यहाँ पर अब ये निफ्टी है, अब जैसे कि मैंने पहले पूछा कि आपको रोज तो ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो क्या फिर आप इसको बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, जिस दिन आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है, सेंसेक्स में देख लेते हैं? यस, सेंसेक्स में भी देख सकते हैं। ओके, देखो लॉजिक एक ही है, बस ऑप्शन का मूव करने का तरीका अलग होगा। अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव हो रहा है तो सेंसेक्स 400 पॉइंट मूव होगा ऑप्शन। करेक्ट। बट ऑप्शन में फिर स्टॉप लॉस भी वैसे होगा, या फिर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। सो ये स्ट्रेटजी आप सिर्फ इंडेक्स में यूज करते हैं, स्टॉक्स में भी यूज की जा सकती है? सिर्फ इंडेक्स में। एंड व्हाट इफ अगर हमारा कोई ट्रेडर फ्रेंड जो है वो इसको स्टॉक्स में यूज करना चाहे, तो कैश मार्केट के लिए यूज कर सकता है, बट स्टॉक ऑप्शन में नहीं यूज कर सकता। स्टॉक ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी? स्टॉक ऑप्शन में ये है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया बहुत ज्यादा, बट स्टॉक ऑप्शन में
इशू ये हो सकता है कि मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। इंडेक्स में क्या होता है, पोजीशन उतनी बड़ी होती है, तो शॉर्ट कवरिंग हो या फिर जो मोमेंटम है वो आपको उतना अच्छा शार्पली मिल जाता है, इमीडिएटली रिफ्लेक्शन आ जाती है। स्टॉक्स में उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे आइडिया नहीं है। मुझे सर और बड़ी प्रॉब्लम स्टॉक्स में ये लग रही है, मेरे जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, कि लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। Yes. अगर कोई बहुत बड़ा स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर तो लिक्विडिटी की डेप्थ है प्रॉपर, मतलब इंडेक्स में जितना मर्जी ट्रेड मार लो आप। एग्जैक्टली। तो आप 4 लॉट की बात करें, आप 40 लॉट मार दीजिए, आप 400 लॉट भी एडजस्ट हो ही जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, लेकिन स्टॉक के अंदर आप लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज स्केलेबल नहीं हो वो चीज क्यों ही ट्राई करना। सही बात। और स्टॉक ऑप्शन में फिर वो फिजिकली डिलीवरी, फिर वो लिक्विडिटी इशू सब कुछ होता है, फिर उसमें नहीं पड़े तो अच्छा ही है। सो ये स्ट्रेटजी जो है मैं डेफिनेटली अपने लिए ट्राई करूंगा ही इसको। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी पोजीशन साइजिंग के डाउट क्लियर हो गए हैं, स्टॉप लॉस का डाउट क्लियर हो गया है, और स्ट्रेटजी तो पूरी क्लियर हो ही गई है हमारी। आपका सबसे मेमोरेबल ट्रेड कौन सा है? मतलब प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, जो भी है, अगर आप उसको शेयर कर पाए हमारे साथ। प्रॉफिटेबल एक ट्रेड बहुत अच्छा था। जब क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने मेरे 99 समझो 99% जो पैसा मैंने बनाया है वो बैंक निफ्टी में बना है। अच्छा। ओके। तो मेमोरेबल इसलिए भी था कि मेरी डॉटर बॉर्न होने से 2 दिन पहले मेरी वाइफ जब एडमिट थी हॉस्पिटल में, तब वो ट्रेड बना था। ये 2-2.5 साल, पौने 3 साल पहले की बात है। मैं तो जज्बा सोच रहा हूँ कि आप उस समय भी ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा मेंटरिंग करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, तो तब ऐसा था कि बैंक निफ्टी ने ओपन होते ही फ्यूचर ने 700 पॉइंट का कैंडल दिखा था। अच्छा। रेड कैंडल था, बट उसका ओपन 700 पॉइंट ऊपर था। अच्छा। ओके। तो मैंने ये देखा, मैं बोला ये तो अनयूजुअल है, 700 पॉइंट ओपन होते ही इमीडिएटली मार्केट नीचे कैसे आ सकता है? तो ये अनयूजुअल है। मुझे लगा कि ये वापस वो 700 पॉइंट्स रिट्रेस करके वहां पे जाएगा। तो वो दिन पे मैंने ऑलमोस्ट 7 लाख पे 22 लाख रुपए बनाए थे। ओह। तो आपने यहाँ पर डिप्लॉय किया था। तो आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करी उसकी? कॉल ऑप्शन बाय किया था मैंने। सेम स्ट्रेटजी यूज करके या कुछ और स्ट्रेटजी? अच्छा, सेम स्ट्रेटजी यूज करके मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, और उसमें मैंने पैसा बनाया। वो मेमोरेबल इसलिए भी कि डॉक्टर लक्ष्मी आने से पहले लक्ष्मी आ गई थी हमारी। Okay. कोई ऐसा बड़ा लॉस आपको याद आता हो? बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे। अनलिमिटेड, ऐसा समझो कि यादगारी है, क्योंकि रोज एक ना एक तो स्टॉप लॉस हिट होता ही है। हाँ। बड़ा टारगेट तो बहुत रेयरली आता है सर। राइट। बट स्टॉप लॉस तो वो घड़ा हमारा जो ट्रेडर वाला है वो थोड़ा थोड़ा करके भरता है, जाता तो एक साथ ही है। एग्जैक्टली। तो स्टॉप लॉस, हाँ, एक मुझे अच्छे से याद है, जो मैंने गलती की थी पता होने के बाद भी, समझो थोड़ा कि एक दिन ऐसा था कि एक्सपायरी से एक दिन पहले, मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले एनएससी के सर्वर डाउन हो गया था 11:40 पे। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला था अभी थोड़ी देर के अंदर कि टेक्निकल ग्लिचेस का क्या इंपैक्ट होता है एक स्कैल्पर के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडर के ऊपर इसका इंपैक्ट कम होता है, लेकिन स्कैल्पर के लिए। चलिए अब अपनी बात खत्म। उसको एग्जांपल मैं बताता हूँ। उसमें तब मैं हैवी क्वांटिटी कर रहा था, मैं 2-3 हजार क्वांटिटी था मेरे पास बैंक निफ्टी। अच्छा। सुबह से ही दिख रहा था कि प्राइसिंग में इशू आ रहा है, ऑप्शन प्राइसिंग में इशू आ रहा है, इंडेक्स में इशू आ रहा है, कोई स्टॉक मूव कर रहा है, कोई स्टॉक नहीं मूव कर रहा है। ग्लिच ऑलरेडी दिख रहा था। फिर भी मैं ट्रेड करता रहा, और 11:40 को मेरे पास पोजीशन थी 3000 क्वांटिटी। अच्छा। हाँ। मेरे पास पुट ऑप्शन था, पुट ऑप्शन मैंने लेके रखा था, और 11:40 को बंद हो गए, ट्रेडिंग हॉल्ट हो गए, ट्रेडिंग बंद हो गए। और फिर सर्कुलर ये आया कि 3:30 के बाद मार्केट चालू होगा। हाँ, याद है मुझे, याद है। हाँ। तो बहुत बवाल हुआ था उस दिन, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह पे। और सब लोग ये सोच रहे थे कि एक्सपायरी है, कल मंथली एक्सपायरी है, तो सबके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, क्या होंगे। फिर वो ये हुआ था कि एनएससी का सेटलमेंट बीएसई पे होगा, ऐसा कुछ था। यस। हल्की मेमोरी याद आ रही है, क्योंकि मेरी पोजीशन फंसी नहीं थी तो मुझे इतना याद नहीं है। तो मैंने जो ऑप्शन 200 रुपए पे लिया था, वो फटाक से 90 रुपए पे खुल गया। अच्छा। क्योंकि वो दिन पे क्या हुआ था, जैसे मार्केट खुला, मार्केट ने बैंक निफ्टी ने कुछ 1000 पॉइंट की रैली कर दी थी, क्योंकि फाइनेंस में वही टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर ने 3:30 बजे कुछ अनाउंसमेंट किया था। अच्छा। हाँ। तो जैसे खुला, मैं फटक से मैंने 3-4 लाख रुपए लॉस देख लिया। बट ये अच्छा था कि मैं इमीडिएटली कॉल ऑप्शन में स्विच होके मैं रिकवर भी कर पाया और उस पर प्रॉफिट भी कर पाया। बट ये मेरे को बहुत स्टार्क रिमाइंडर था कि जब दिख रहा है कि कोई ग्लिच आ रहा है, कोई इशू हो रहा है, वी आर वेरी वल्नरेबल, तो हमने वो टाइम पे पोजीशन नहीं लेना चाहिए, या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, रुक जाना चाहिए।
राइट 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 सर, बहुत सारे लोग बात करते हैं, बस मैं कुछ मिनट और लूंगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। राइट। सो कई लोगों के लॉसेस होते हैं, वो कहते हैं ऑपरेटर ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया, जबकि प्रॉफिट में वो कभी भी ऑपरेटर को क्रेडिट नहीं देते हैं। आपका ऑपरेटर के बारे में क्या मानना है नहीं है? ऑपरेटर तो ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी जगह पे या फिर लाइफ में कोई पोजीशन पे, जो भी आदमी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है, मनी पावर है, तो वो कमांड करेगा ही। राइट। बट ऐसा नहीं है कि सारा कंट्रोल उसके पास है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कंट्रोल उसके पास है। हमारा काम क्या है? मार्केट एक समंदर है, समंदर में से हमको क्या चाहिए? एक लोटा भर पानी। मैं बाल्टी बोलने वाला। हाँ, मैं बाल्टी आप बड़े हम्बल हो गए, आपने लोटा बोल दिया। क्योंकि हमारे मराठी में एक कहावत है कि मुंगी बनून साकर खायची। अच्छा। कि चीटी बन के शक्कर खाओ। ये हमारे मराठी में कहावत है। ओके। तो इसलिए स्कैल्पिंग जो आता है इसमें से आता है कि वो बोलते हैं ना, चीटी वो बर्तन में से शक्कर कब लेके जाता हम पता भी नहीं चलता, हम बॉदर भी नहीं करते। राइट। तो ऑपरेटर भी वैसे ही है, उसके पास वो ऐसे समझो कि उसका समंदर है, हमको उसमें से थोड़ा बहुत चाहिए। और देखो सर, मैं समझता हूँ कि ऑपरेटर ड्रिवन कुछ भी हो या फिर जो भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकती कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम हमारे फेलियर्स को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं। हम हमारे जो डार्क चीजें हैं या फिर सामने जो नेगेटिविटी है, हम उसको हमेशा हाइड करना चाहते हैं, या फिर हमेशा उसको किसी और के ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं। हम हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करें या फिर हमारे अंदर झांक के देखें, तो वो गलती हमारी है। मार्केट ने हमको नहीं बुलाया, आ जाओ ट्रेड करो, आ जाओ ये लो, हम गए थे। हाँ, हम गए थे। मार्केट प्लेस है, वो एक जगह है जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो मार्केट प्लेस में जा रहे हैं तो हम किस इंटेंशन से जाए, कैसे जाए, माइंडसेट से जा रहे हैं, किस माइंडसेट से जाए और वहां से क्या लाना है हमको। राइट। तो ऑपरेटर है, लेकिन हमारे ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारा स्टॉप लॉस कोई नहीं काट रहा, हमारा टारगेट कोई नहीं, वो हमारा हार्डवर्क है, हमारी प्रैक्टिस है, हमारी स्ट्रेटेजी है। और ऑपरेटर है तो वो क्यों ना करे। हाँ, अगर आपके पास कल को बड़े पैसे होंगे, आप 5,000 करोड़ लेकर बैठे होंगे, तो आप भी यही करेंगे। 100%। राइट। आपको पैसा बनाना है तो आपको किसी ना किसी को तो हराना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हाँ, जिसे हम बोलते हैं कि ऑप्शंस या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है, किसी के हारने पर ही आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। तो ये हमको समझना ही पड़ेगा कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है, किसी का प्रॉफिट हो रहा था मेरा लॉस हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपने इतनी सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है और आप बहुत सारे लोगों को पढ़ाते भी हैं, उनको गाइड भी करते हैं, मेंटरिंग करते हैं उनकी। एक एडवाइस, एक ऐसी गोल्डन एडवाइस जो आपने बहुत पैसा खर्च करके सीखी हो, एज इन लॉसेस करके सीखी हो, कोई भी एक एडवाइस जो ट्रेडर आपसे लेकर जाए यहाँ पर, वो आप मुझे बताइए। एक या दो, कुछ भी आप बता सकते हैं, जिसमें से एक एडवाइस जो मैं यहाँ पर अभी लेकर जा रहा हूँ, जो मुझे सबसे अच्छी लगी। बहुत कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज जो मैं आपकी हमेशा यहाँ से याद रखूंगा, वो ये है कि ऑप्शन बायर भी अगर ऑप्शन सेलर की तरह सोचे कि ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, कि मेरे को भी 2 लाख रुपए एक लॉट के लिए चाहिए, तो उसकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये तो मेरा लेसन एडवाइस सबके लिए यही होगी कि ट्रेडिंग में ये सोच के आओ कि मेरा दुकान 10 साल चलना चाहिए। यस, ये सोच के आओ कि मेरा दुकान 10 साल चलना चाहिए। ये एक लंबी गेम है, ये लंबी गेम है। ये 1 साल 2 साल 5 साल की गेम नहीं है। अगर मुझे ट्रेडिंग या फिर एज ए बिजनेस आना है तो मुझे कम से कम 10 साल के बारे में, होराइजन के बारे में सोच के ही आना पड़ेगा। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वर्ड्स ऑफ विजडम। मैं पर्सनली यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ, आपके लेसन्स मुझे याद रहेंगे, स्ट्रेटजीज में डेफिनेटली लेकर जाऊंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं इसको ऑप्शन बाइंग में यूज करूँ या ऑप्शन सेलिंग में भी अपने सक्सेस रेट को मैं एनहांस करूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एफर्ट्स एंड फॉर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस, शेयरिंग योर नॉलेज। सो आप जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को पढ़ाते होंगे, मैं सोच पा रहा हूँ कि हाउ लकी दे आर, हाउ फॉर्चुनेट दे आर टू हैव लर्न फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। और अगर आपका विजय सर से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आई विल मेक श्योर कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर मिले। आई बिलीव कि आपने भी मेरी तरह यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने अपने लिए कुछ नोट्स बनाए हैं जो आप भी अपने लिए बना सकते हैं। See you in our next episode with another trader, with another successful trader, I would say। जैसे हमने आज विजय सर से बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही हम और लोगों से भी मिलेंगे और ट्रेडर से भी मिलेंगे, सो दैट हम आपको और ज्यादा एजुकेट कर पाएं, और यही हमारा यहाँ पर टारगेट है।
So thank you so much for being with us. Bye.